देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि द क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1, क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात कीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1, क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो इमेज है, ये इमेज किस चीज़ का इमेज है, तो उसको यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि द फेडरिक, सबसे पहले जो इमेज यहाँ पर दिया गया वो इमेज आपके यहाँ पर है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड। देखिए द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशन, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोल्यून 1848। यहाँ पर जो आपको कहा गया देखिए क्या कि फ्रेडरिक सोल्यून विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848 का यहाँ पर इमेज है। तो फ्रेडरिक सोल्यून विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848 एक इमेज यहाँ पर आपको शो किया गया है। हाँ, तो फ्रेडरिक सोल्यून के द्वारा बनाया गया आपको विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच एक संधि 1848। ये आपको इमेज करना, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोल्यून 1848। तो यहाँ पर जो खास बात है वो कहा गया देखिए क्या कि 1848 में, देखिए क्या 1848 में इन 1848। तो यहाँ पर देखिए क्या कि इन 1848 फ्रेडरिक सोल्यून, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, हैज ही कॉल्ड देम। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोल्यून ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिल्क बना था। देखिए इसमें देखिए क्या इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक जो उनके सपनों में देखिए इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। देखिए इन 1848 द फ्रेडरिक सोल्यून, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made map of democratic and social republics, as he called them. The first print, figure 1 of the series, shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. देखिए as you would recall artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment. She bears in one hand and the chart of the right of man in the other. On the earth in the foreground of the image, lie to the center remains of the symbols of absolutist institution. In Soryos utopian vision, the peoples of the world are grouped as a distinct nation, identified through their flags and national costumes. Leading this procession, leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this were already nation state. France identity fever by the revolutionary tracker has just reached the statue. तो यहाँ पे देखिए आगे जो आपको कहा गया 1848 में क्या 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोल्यून ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उन्होंने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मिसाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं।
यहाँ देखिए क्या प्रतिमा तो यहाँ क्या कि यहाँ भी आप ज्ञानोदय देखिए यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मिसाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में और दूसरे मनुष्य के अधिकारों घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। प्रतिमा के सामने जमीन पर देखिए प्रतिमा के सामने जमीन पर निरकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। देखिए सौरयू के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह बटे हुए हैं। सौरयू कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रही संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र बन चुके थे। जो राष्ट्र बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता था। प्रतिमा के पास अभी भी पहुंचा है। फिर अब आगे यहाँ पे कहा गया क्या देखिए क्या आपके यहाँ पर निरकुशवाद की बातें की गई थी जिसको हम एब्सोल्यूटिज्म बोलते हैं। निरकुशवाद जिसको हम एब्सोल्यूटिज्म बोलते हैं उसको यहाँ पर देखिए। तो निरकुशवाद जिसको हम अंग्रेजी में एब्सोल्यूटिज्म बोलते हैं, निरकुशवाद को अंग्रेजी में एब्सोल्यूटिज्म बोलते हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूटिस्ट आपके यहाँ पर एब्सोल्यूटिस्ट है। देखिए लिटरली ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर एक्सरसाइज इन हिस्ट्री। द टर्म रेफर टू ए फॉर्म ऑफ monarchical government that was centralized, मिलिटराइज एंड रिप्रेसिव आपको होता है। देखिए ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। अब देखिए यूटोपियन किसको कहते हैं। ये यूटोपियन को अंग्रेजी में कल्पनादर्श या यूटोपिया भी बोलते हैं। यूटोपियन को अंग्रेजी में कल्पनादर्श या यूटोपिया भी बोलते हैं। ए विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसी को हम यूटोपियन बोलते हैं। इन व्हाट वे डू यू थिंक दिस प्रिंट फिगर 1 डिपिक्ट ए यूटोपियन विजन। तो आप देखिए यहाँ पे जो कहा गया क्या कि आपको इस देखिए आपकी राय में इन व्हाट वे डू यू थिंक दिस प्रिंट फिगर 1 डिपिक्ट ए यूटोपियन विजन। आपकी राय में चित्र एक किस प्रकार एक कल्पनादर्शी दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया एक यहाँ पर दूसरा पेज जो आपके यहाँ पर है उसमें आपके यहाँ पर है क्या कि देखिए सी इज फ्लोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। सी इज फ्लोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। यहाँ पर आपको फिर आ गए हम। तो सी इज फ्लोड बाय पीपल ऑफ जर्मनी। सी इज फ्लोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German people did not yet exist as the United Nations. And the flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. देखिए following the German people are the peoples of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. From the heavens above Christ sent and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. देखिए जब उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं उसके पीछे आपको जर्मनी के लोग हैं जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सोलियन यह छवि निर्मित की जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। वे जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 को उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की साचार थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया दो सिसलियों की राजशाही क्या कि जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए थे हैं और वो 1848 को उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया दो सिसलियों की राजशाही लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं अर्थात देख रहे हैं। चित्रकार उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। मतलब कि जो ऊपर से जो भगवान दिख रहे हैं वो भाईचारे का प्रतीक हुआ। फिर आपको आगे
देखिए यहाँ पर क्या है कि जर्मनी जो आपको था यूएन का सदस्य आपको 18 सितंबर 1973 को बना था। मतलब हम कह सकते हैं कि जर्मनी जो था द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी एंड द जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो था ये दोनों मिलकर आपको 18 दोनों मिलकर क्या क्या मेंबरशिप यूएन का जो मेंबरशिप है वो 18 सितंबर 1973 को मेंबर बना था। 18 सितंबर 1973 को जर्मनी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दोनों मिलकर क्या क्या था यूएन का सदस्य बना था, यूएन का मेंबर बना था। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को पढ़ना शुरू करेंगे। दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी ऑफ इशू विजुअलाइज व शो इन फिगर 1। तो दिस चैप्टर यहाँ पे देखिए दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी ऑफ द इशू विजुअलाइज बाय सोरियो इन फिगर 1। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. यहाँ पे जो आपको कहा गया क्या this chapter will deal with देखिए this chapter will deal with many of the issues many of the issues visualized by Studio in figure 1 during the 19th century nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes the end result of these changes was the emergence of the nation state in place of multinational dynastic empires of Europe. The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. But a nation state was one in which the majority of its citizens, and not only its rulers, came to develop a sense of common identity and share history or descent. देखिए this commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggles through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse processes to a processes to a processes. This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सॉडियो ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर बलपूर्वकता जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए थे।
राष्ट्रराज और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए थे। देखिए दिस चैप्टर विल देखिए यहाँ पर क्या ये तो राष्ट्रराज अस्तित्व में आए थे। यह अध्ययन उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रराज और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए थे। एक यहाँ पे आपको कहेंगे आपको यहाँ पे स्रोत आपको यहाँ पे दिया स्रोत को मतलब स्रोत एक यहाँ देखिए जिसमें आपको ये कहा गया क्या कि अर्नेस्ट देखिए अर्नेस्ट अर्नस्ट देखिए अर्नस्ट 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 रेनन व्हाट इज अ नेशन राष्ट्र क्या है। देखिए इन अ लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन इन 1882 द फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनन 1823 to 1892 outlined his understanding of what makes a nation. The lecture was subsequently published as a famous essay entitled Quest C Queen Nation. What is a nation? In the essay, Renan criticized the national notion. In this essay, Renan criticized the notion suggested by others that a nation is formed by common language, race, religion, or territory. देखिए यहाँ पर क्या कि फ्रांसीसी दार्शनिक आपको अर्नस्ट रेनन 1823-1892 ने 1882 में सोबोर्न विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत की। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्वेस्ट क्यूयून नेशन राष्ट्र क्या। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। अब यहाँ पर कहता है कि ए नेशन इज द अब यहाँ पर आपको कहा गया ए नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडिवोर सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। तो एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होते। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों तो एक राष्ट्र हम देखिए ए नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडिवोर सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। ए नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडिवोर्स sacrifice and devotion. A heroic past, great man glory. That is the social capital upon which one bases a national idea. To have common glory. देखिए to have common glories in the past. To have a common to have a common will in the present. To have performed great deeds together. To wish to perform still more. These are the essential conditions of being a people. A nation is therefore a large-scale solidarity. Its existence is a daily plebiscite. A province is its inhabitants. आगे यहाँ पर देखिए क्या एक राष्ट्र यहाँ पर आपको जो है एक राष्ट्र लंबे प्रयास हो त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्यवीरता देखिए शौर्यवीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के यहाँ पर एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्यवीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। यहाँ तो एक यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर ए नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडिवोर सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। ए हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसेज ए नेशनल आइडिया। यहाँ देखिए एक राष्ट्र लंबे प्रयासों त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु। एक राष्ट्र आपको लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्यवीरता से युक्त अतीत देखिए शौर्यवीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम। एक राष्ट्र आपको लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्यवीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। यह वह सामाजिक पूंजी है
यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर राष्ट्रीय विचार आपको आधारित किया जाता है। यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। तो यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। तो यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। किया जाता है। देखिए वह राष्ट्रीय विचार है जिस पर देखिए वह राष्ट्रीय विचार देखिए यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर आपको राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, these are the essential conditions of being a people. A nation is therefore a large scale solidarity। यहाँ पर देखिए क्या अतीत में समान गौरव का देखिए अतीत में फिर यहाँ पर क्या अतीत में समान गौरव का होना वर्तमान में एक अतीत में समान गौरव का होना वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना साथ मिलकर काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा एक जनसमूह होने की यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। अंतर्राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता राज्य स्केल सॉलिडिटी है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। उसका अस्तित्व आपको रोज होने वाला जनमत संग्रह है। इट्स एग्जिस्टेंस इज ए डेली प्रीवियस साइट ये प्रोविनेंस इज यहाँ पर फिर आपको कहा गया है A provenance is देखिए a provenance is its inhabitants. If anyone has the right to be consulted, it is the inhabitant. A nation never has देखिए a nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will. The existence of nations is a good thing. The existence of a nation is a good thing, a necessity even their existence is a guarantee of liberty, which would be lost if the world had only one law and only one master। प्रांत देखिए यहाँ पर क्या कि प्रांत उसके निवासी हैं प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। उनका होना आपको स्वतंत्रता की गारंटी, और अगर दुनिया में एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। तो फिर आपको आगे यहाँ पे एक न्यू वर्ड भी आपको दिया देखिए प्लीबिसाइट को समझिए। जनमत संग्रह कैसे कहते हैं इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्लीबिसाइट आपके यहाँ पर है। देखिए प्लीबिसाइट किसको कहते हैं। प्लीबिसाइट मतलब आपको जनमत संग्रह आपको होता है। प्लीबिसाइट मतलब आपको जनमत संग्रह आपको होता है। इसको देखिए ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रोपोजल। तो प्लीबिसाइट उसको कहते हैं ए डायरेक्ट वोट बाय विच, देखिए ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रोपोजल। तो जनमत संग्रह क्या बोलते हैं कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के पूछा जाता है, उसी को हम जनमत संग्रह कहते हैं। ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रोपोजल। देखिए जनमत संग्रह क्या होता है, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने को पूछा जाता है। डिस्कस क्या है, समराइज द attributes of a nation has Renan understand them, why in his view are nation important। रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दे, उसके मतानुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो फिर आपको यहाँ पे एक आगे आपको कहा गया क्या दिस चैप्टर विल डी, ये तो आपको हो गया। तो फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन की बात कीजिए। द फ्रेंच रिवोल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति, देखिए द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन की बात करते हैं, मतलब फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का जो विचार है उसको यहाँ पर देखिए। यहाँ पे एक इमेज आपको शो किया गया है, इसको देखिए। यहाँ पर आपको इमेज जो है वो इस प्रकार आपको यहाँ पे इमेज है। यहाँ पर इमेज आपकी इस प्रकार एक जर्मन पंचांग आपके यहाँ पर एक द कवर ऑफ ए
देखिए यहाँ पर क्या ये जो आपकी इमेज है, द कवर ऑफ ए जर्मन एल्मेनेक एल्मेनेक द कवर ऑफ ए जर्मन एल्मेनेक डिजाइन बाय द जर्नलिस्ट एंड्रियाज रेमनान इन 1798। द कवर ऑफ ए जर्मन एल्मेनेक द कवर ऑफ ए जर्मन एल्मेनेक डिजाइनड बाय द जर्नलिस्ट एंड्रियाज रेमनान इन 1798। देखिए एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ जिसे पत्रकार एंड्रियास रेमन ने 1798 में डिजाइन किया था। तो यहाँ पर देखिए क्या कि द इमेज यहाँ पर क्या द इमेज ऑफ द फ्रेंच बास्तिर बिंग स्टोरमेड, ये जो आपके यहाँ पर देखिए दिया गया आपको द इमेज ऑफ द फ्रेंच बास्तिर बिंग स्टोरमेड बाय द रिवॉल्यूशनरी क्राउड हैज बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू ए सिमिलर fortress mean to represent the The cover of a German almanac designed by the journalist Andreas Remann in 1798। एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ जिसे पत्रकार एंड्रियास रेमान ने 1798 में डिजाइन किया। द इमेज ऑफ द फ्रेंच बास्तिल द इमेज ऑफ द फ्रेंच बास्तिल being stormed by the revolutionary crowd has been placed next to a similar fortress meant to represent the bastion of despotic rule in the German province of Kassel. Accompanying the illustration is the slogan, "The people must see their own freedom." The people must see their own freedom. Rehmann lived in the city of Mainz and was a member of German Jacobin group. अब यहाँ देखिए फ्रेंच बास्टिल क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया है। तो फ्रेंच बास्टिल देखिए क्या फ्रेंच बास्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया है। फ्रेंच बास्टिल देखिए फ्रेंच बास्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले के बगल में बनाया गया है। यह किला आपको जर्मन प्रांत कैसल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया है, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेमन एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था और वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम अंडर, यहाँ पे आपको कहा गया कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति की बात हम करते हैं। देखिए द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। द फ्रांस, as you would remember, was a full free state in 1789 under the rule of an absolute monarch। यहाँ पर देखिए क्या राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। फ्रांस, as you would remember, was a full free state in 1789 under the rule of an absolute monarch। देखिए राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, जैसा कि आपको याद होगा। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांस, as you would remember, was a full free state in 1789 under the rule of an absolute monarch। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके
संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। एक निरंकुश राजा का एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति को तय करेंगे। अब यहाँ पर एक बात आगे करके फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड। प्रारंभ से फ्रांसीसी क्रांति ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई थी। तो फ्रॉम द आपको क्या यहाँ पे जो कहा गया फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट कुड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देखिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपुल। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड एंड ली सिटोन द सिटीजन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying equal rights under a enjoying equal rights under a constitution. A new French flag, the tracker, was chosen to replace the former royal standard. The Estate General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. New hymns were composed, oaths taken, and martyrs commemorated, all in the name of the nation. A centralized administrative system was put in place, and it formulated uniform law for all citizens. All citizens within its territory. Internal custom duties and dues were abolished, and a uniform system of weights and measures was adopted. Regional dialects were discouraged, and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. देखिए प्रारंभ से फ्रांसीसी क्रांति ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पृष्ठभूमि जिसको ला पैट्री जिसको बोलते ला पैट्री और नागरिक ली सिटोन जैसे विचारों एक संयुक्त सामुदायिक विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा द ट्रैकर चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। ई स्टेट जनरल का चुनाव, तो यहाँ पर आपको कहा ई स्टेट जनरल का चुनाव यहाँ देखिए क्या ई स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर आपको हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क आपको समाप्त कर दिए गए और भारत नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में आपको फ्रेंच भाषा बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा भी बन गई। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट क्रांतिकारियों ने घोषणा दी कि क्रांतिकारियों ने भी घोषणा की कि द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपुल्स ऑफ यूरोप from despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nation. क्रांति नेपोलियन के नियंत्रण में
अब यहाँ देखिएगा, द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम द डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप to become nations. When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes being setting up Jacobin clubs. When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class being setting up Jacobin clubs, and their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in 1719 decades. With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. देखिए, क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो राष्ट्र शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों उन फ्रेंच सेनाओं के रास्ता तैयार किया। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। देखिए यहाँ पर क्या है कि उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। फिर आपको आगे यहाँ पर एक मैप यहाँ पर आपको शो किया गया है। देखिए, यहाँ आपको एक मैप है। ये जो मैप आपके यहाँ पर है, ये यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का ये मैप है। ये जो आपको मैप यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815, 1815 के बाद वियना सम्मेलन, 1815 में वियना सम्मेलन के बाद का यूरोप का एक नक्शा यहाँ पर आपको मैप दिया गया है। ये यूरोप का आपको मैप 1815 में वियना सम्मेलन के बाद आपके यहाँ पर है। तो 1815 में देखिए, वियना कांग्रेस के बाद का यूरोप, वियना कांग्रेस या वियना कांग्रेस सम्मेलन के बाद देखो 1815 में यूरोप का ये इमेज यहाँ पर शो किया गया है। ये इस प्रकार से आप आपको कर सकते हैं। तो यहाँ आप जो भी ब्लू कलर में देख रहे होते हैं, यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का आपको यहाँ पर पूरी तरह से छाया था। ये ऑटोमन साम्राज्य हो गया। तो यहाँ पर जितने भी ब्लू कलर के देखते हैं ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। फिर यहाँ पे अल्जीरिया हो गए, फिर मोरक्को हो गया, इसमें जो भी स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड है, इसी तरह से बाकी सारे और कंट्री हैं। और ये आपको अटलांटिक, ये जो आपको हो गया, आपको अटलांटिक सी हो गया, अटलांटिक समुद्र हो गया। ये आइलैंड डेनमार्क, ये आइलैंड आपको आइसलैंड डेनमार्क, ये आइसलैंड का डेनमार्क है। डेनमार्क का आपको आइलैंड से बोलते हैं। आइलैंड डेनमार्क में द्वीपीय देश जो आपको आइलैंड डेनमार्क और आइसलैंड जो डेनमार्क, उसका यहाँ पर इमेज ये आपको हुआ। आइसलैंड जो आपके यहाँ पर है, आइसलैंड जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो आपको आइसलैंड देखिए डेनमार्क नाम का जो आपको आइलैंड कंट्री है, ये उसका यहाँ पर इमेज हो गया। तो उसके बाद आगे यहाँ पर कहता है ये रूसी समाज जो आपके यहाँ पर ब्लू में है, नीला कलर में आपके यहाँ पर है। ये रूसी समाज का यहाँ पर आपका यहाँ आपको हो गया, रशियन एम्पायर हो गया जो ब्लू कलर में जितना भी आप देख रहे थे। उसके बाद अभी सारे आपको है, तो जो जॉर्जिया यहाँ पर आपको है। तो इस तरह के आपको उस समय ऐसा मानचित्र था। 1815 में आपको वियना कांग्रेस ऑफ वियना होने के बाद, 1815 में आपको वियना कांग्रेस के बाद यूरोप का ऐसा एक नक्शा बना था। इस प्रकार से देश व्यवस्थित थे। तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया विद इन द वाइड स्वाथ है। देखिए यहाँ पर कहा गया क्या, विदिन द वाइड स्वाथ, देखिए विदिन द वाइड स्वाथ ऑफ द टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। यहाँ देखिए क्या कि मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसके क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश, एक मिनट रुकिए। अब यहाँ देखिए क्या नेपोलियन के नियंत्रण में, देखिए नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उस ऐसे अनेक सुधारों की एक जस्ट वहाँ एक इससे पहले भी कुछ यहाँ पर था कि व्हेन द न्यूज़ ऑफ देखिए
फिर आपके यहाँ पर कहा गया, देखिए, within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। थ्रू ए रिटर्न, देखिए, थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट टेस्ट डेमोक्रेसी इन फ्रांस, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. The Civil Code of 1804, the Civil Code of 1804, usually known as the Napoleonic Code, did away with all privilege based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. This code was exported. Exported to the regions under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, and Germany. Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from peasants from serfdom and manorial dues in the towns too. Guild restriction were removed. Transport and communication system were improved. Peasants, artisan workers, and new businessmen enjoyed a newfound freedom. Businessmen and small-scale producer of goods, in particular, began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. तो यहाँ पर जो आपको कहा है, उसको यहाँ पर देखिए, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, देखिए, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में, देखिए, जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था। मगर प्रशासनिक क्षेत्र उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 18 साल की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसके कारण, देखिए, समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी आपको कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों और मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी छकी। उद्योगपति और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून तथा मानक भाषा, नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से इसे एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी का आवागमन में सहूलियतें होगी। तो यहाँ पर आपको कहा, हाउएवर in the areas conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, and the French armies were welcomed as harbingers of liberty. But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation
इंक्रीज टैक्सेशन, देखिए यहाँ पर क्या, इंक्रीज टैक्सेशन सेंसरशिप फोर्सेड conscription into the French army required to conquer the rest of Europe, all seem to, देखिए all seem to overweigh, देखिए all seem to overweigh the advantage, all seem to overweigh the advantage of the administrative changes, all seem to all seem to outweigh, sorry, all seem to outweigh the advantage of the administrative changes। लेकिन जीते हुए इलाकों में देखिए, लेकिन जीते हुए आपके यहाँ पे जो कहा है, लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे आपको ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफ़ा देने वालों की तरफ स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएँ राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। नहीं, बढ़े हुए कर सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। अब यहाँ पे एक इमेज आपको दिया गया है, यहाँ पे इमेज जो आपको है वो आपको है द कुरियर ऑफ राइनलैंड। देखिए द कुरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेज ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिप्जिंग। लेप्जिग राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। द कुरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेज ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे होम फ्रॉम लेप्जिग। फ्रॉम आपको लाइप्जिग। देखिए नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड हैज अ पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर द लॉस्ट द बैटल ऑफ लाइप्जिग in 1813, each letter dropping out of his bag bears the name of the territories he lost। यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिया के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती हुई हर चिट्ठी उन भूभागों के नाम लिखे हैं चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें अब वो हार चुका है। तो फिर यहाँ पे एक इमेज आपको द प्लांटिंग ट्रीज का एक इमेज यहाँ पर आपको शो किया गया है। देखिए यहाँ पर द प्लांटिंग ट्रीज का एक इमेज आपको यहाँ पर और फिगर 4 में आपको यहाँ पर कहा गया है। फिगर 4 में आपको यहाँ पर है हाँ, तो फिगर 4 में आपके यहाँ पर क्या है कि द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ लिबर्टी इन जेब्रेकन जर्मनी। द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, देखिए द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ लिबर्टी इन जेब्रेकन जर्मनी। द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ लिबर्टी इन जेब्रेकन जर्मनी। तो जेब्रेकन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। जेब्रेकन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण यहाँ पर दिया गया है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर, देखिए द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिटज। Karl Caspar Friedrich is the occupation of the town of Jebreken by the French armies. French soldiers recognizable by their blue, white, and red uniforms have been portrayed as oppressors as they seize a peasant's cart harass some young women, center foreground, and force a peasant down to his knees. The plaque being affixed to the Tree of Liberty carries a German inscription, which in translation reads, "Take freedom and equality from us, the model of humanity." This is a sarcastic reference to the claim of the French as being liberators who opposed monarchy in the territories they entered। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिटज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जेब्रेकन शहर पर कब्जा है। अपनी नीली सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सेनाओं को दमनकारी के रूप में प्रस्तुत किया जो एक किसान की गाड़ी बाएं छीनते हुए कुछ युवा
कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, बीच का अग्रभार और एक बीच का अग्रभार और के बीच का अग्रभार और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी, स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा उसका अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों की इस दावे पर व्यंग यह फ्रांसीसियों की इस दावे पर व्यंग है कि यह फ्रांसीसियों की इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहाँ पर राजस्थान का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। देखिए इसमें आप इसका टॉपिक एक यहाँ पर देखिए, टॉपिक एक में आपको यहाँ पर है क्या कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात की, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण देखिए। द मेकिंग ऑफ देखिए द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण देखिए, यूरोप में आपको राष्ट्रवाद का निर्माण देखिए, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में आपको राष्ट्रवाद का जो निर्माण है वो यहाँ पर आप देखिए। सम इम्पोर्टेंट डेट्स को यहाँ पर देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में आप यहाँ पर देखिए, सम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कीजिए। देखिए 1797 नेपोलियन इन्वेडेड इटली, नेपोलियन इन्वेडेड इटली, नेपोलियनिक वार्स बिगिन, देखिए नेपोलियनिक वार बिगिन्स। देखिए 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन का इटली पर हमला, यहाँ पर देखिए नेपोलियन इन्वेडेड इटली, नेपोलियनिक वार्स बिगिन, इसी बोलते हैं नेपोलियनिक वार्स बिगिन। तो 1797 में क्या नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। तो 1797 में क्या नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। फिर आपको 1814 टू 1815, 1814 टू 1815, फॉल ऑफ नेपोलियन, देखिए फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट। देखिए 1814 टू 1815, फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट, द वियना पीस सेटलमेंट। नेपोलियन का पतन, वियना शांति संधि, नेपोलियन का पतन, वियना शांति संधि, वियना शांति संधि 1815, नेपोलियन का पतन, वियना शांति संधि, वियना शांति संधि। 1821 में देखिए 1821, ग्रीक स्ट्रगल्स, देखिए ग्रीक स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस बिगन, ग्रीक स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन, देखो ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन। देखिए यहाँ पर क्या 18 देखिए ये क्या ग्रीक स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन्स, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। 1821 में क्या हुआ, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1815 में क्या नेपोलियन का पतन हो गया, बिना शांति संधि हुई। और 1797 में ही आपको क्या 1797 में ही आपको नेपोलियाई का नेपोलियन का इटली पर हमला किया गया, नेपोलियन इटली पर हमला किया और इसी को बोलते हैं नेपोलियाई युद्ध की शुरुआत हुई 1797 में। अब देखिए 1848 में काफ़ी कुछ हो गया। 1848 में क्या सब 1848 में देखिए यूरोप में क्रांति थी, सॉरी रिवॉल्यूशन इन यूरोप, आर्टिसन इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, इटालियंस, जर्मन्स, मैगियार्स, पोल, चेक इटीसी डिमांड नेशन स्टेट्स। फ्रांस में देखिए 1848 में फ्रांस में क्रांति, मतलब यूरोप में क्रांति और आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूर और किसानों की बगावत, मध्यम वर्ग संविधान और प्रतिनिधियात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। फिर आपको 1859 टू 1870 की बात कीजिए, 1859 टू 1870 की बात कीजिए और 1859 1870 की बात यहाँ पर कीजिए। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली मतलब इटली का एकीकरण देखिए यहाँ पर, इटली का जो एकीकरण है उसको यहाँ पर देखिए। फिर देखिए 1866 से लेकर 1871, 1866 से लेकर 1871 में क्या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी मतलब जर्मनी का एकीकरण यहाँ पर देखिए। 1905 देखिए 1905 में क्या स्लेव नेशन, देखिए स्लेव नेशनलिज्म गैदर्स, देखिए स्लेव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर की बात कीजिए। 1905 देखिए 1905 से क्या स्लेव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर्स की देखिए। हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लो राष्ट्रवाद मजबूत होता है। हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लो राष्ट्रवाद मजबूत होता है। 1905 में क्या हुआ कि स्लेव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर्स, हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लो राष्ट्रवाद मजबूत होता है।
तो अब यहाँ पर कहा गया क्या, इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप यू विल फाइंड एंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट हैज़ बी नो दैम टुडे। तो यहाँ पर जो खास बातें कहा गया, देखिए अगर आप मध्य 18वीं सदी, देखिए यहाँ पर इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी, यहाँ पर जो आपको का, इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट हैज़ बी नो दैम टुडे। और अगर आप देखिए अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र आज नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं। जैसे कि आज जिन्हें हम देखिए जिन्हें कि व्हाट वी नो, देखिए जिन्हें देखिए व्हाट वी नो टुडे एज जर्मन, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज, देखो duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. देखिए जिन्हें हम आज जर्मन, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, जिन्हें हम आज जर्मन, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, और डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। देखिए जिन्हें आज हम जर्मन, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, देखिए वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। एक खास बात जो यहाँ पर कहा कि व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेज एंड कैंटन्स whose rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territory of which lived diverse people. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different language and belonged to different ethnic groups. The Habsburg Empire ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. It included the Alpine regions, and the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. अब यहाँ पूर्वी और मध्य यूरोप, निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह-तरह के लोग रहते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह-तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। देखिए पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। तो पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह-तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग-अलग भाषाएँ बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग-अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्पस के टिरोल हम ये कह सकते हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्पस के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड और जैसे इलाकों के साथ-साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे।
It also included Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialect in Galicia. The aristocracy spoke Polish. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject people, a mass of subject peasants. A mass of subject peasants people, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in Carniola, Croatas in the south, and the Romans to the east, in Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity, and the only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. आप यहाँ पर जो कहा गया इसमें है क्या कि यहाँ पर देखिए इसमें अल्पस्क और ऑस्ट्रिया और सुडेट लैंड जैसे इलाकों के साथ 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 आपको बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य, लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग आपको मैंग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग आपको विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग समाज की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक। कार्निओला में दक्षिण में क्रोएट, दक्षिण में क्रोएटा, पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया तथा पूर्व की तरफ आपको ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाला रामन रोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्जेज। देखिए क्या है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज का विचार कैसे उभरा, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रवाद और देखिए हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्जेज। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज का विचार कैसे उभरा। अब आगे यहाँ पे देखिए द अरिस्टोक्रेसी, आपको यहाँ पे द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल वर्ग। यहाँ पे देखिए द अरिस्टोक्रेसी मतलब आपको कुलीन वर्ग, यहाँ पर कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए क्या कि द अरिस्टोक्रेसी, देखिए यहाँ पर क्या कि द अरिस्टोक्रेसी द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। देखिए द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास की बात कीजिए, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग की बात कीजिए। द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू, देखिए द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास की बात कीजिए, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग की बात यहाँ पर कीजिए। देखिए सोशली एंड पॉलिटिकल ए लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटिनेंट। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned a estate in the countryside and also town houses. They spoke French for purpose of diplomacy, and in high society, their families were often connected by ties of marriage. फिर आपको देखिए सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक संबंधों से आपस में जुड़े हुए होते थे।
देखिए दिस पावरफुल, देखिए यहाँ पर क्या कि दिस पावरफुल अरिस्टो देखिए दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वाज दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप द मेजॉरिटी ऑफ द population was made up of the peasantry to the west. The bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. तो यहाँ पे जो खास बात कही गई क्या कि उनके परिवार अक्सर वैवाहिक संबंधों से आपस में जुड़े हुए होते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के हिसाब से लोग कृषक थे। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के ईस्टर्न पश्चिमी और मध्य यूरोप ये पूर्वी यहाँ पर कहा गया। देखिए यहाँ पर क्या कि वाज फॉर्मेटेड देखिए वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट व्हिच वर कल्टिवेटेड बाय सर्व्स। तो यहाँ पर क्या पश्चिमी या पूर्वी होगा। देखिए हम द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास की बात कीजिए यहाँ पर सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड अरिस्टोक्रेसी ये तो हो चुका था। यहाँ पर देखिए इसका हिंदी कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। हवेलियों के मालिक थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। तो राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के लिए वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में विशाल जागीरों में बटी थी। जिस पर भूदास खेती करते थे। तो फिर आपको यहाँ पर आगे कहा गया कि आपको देखिए सेंट्रल एंड भूदास में सर्फ मतलब भूदा इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप। अब यहाँ पर कहा गया देखिए यहाँ पर क्या कि in western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes and the emergence in western देखो in western यहाँ पर आपको जो कहा गया